सो वेलकम टू एरो क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, बहुत आसान है, फटाफट से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो था मेरा, उसमें हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब यहाँ पे सिमिलरली क्या, जैसे कि रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने जैसे पढ़ा था, वहाँ पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को गिवन था उसको पहले हम लोगों ने रिड्यूस किया टू आवर ओरिजिनल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर वहाँ से हम लोगों ने फर्दर शॉर्टकट लगाया जो होमोजेनियस वाला था। उसके बाद फिर शॉर्टकट लगाने के बाद हम लोग का वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग का कन्वर्ट हो गया। तो वहाँ से हम लोगों ने एक्स वाले टर्म्स एक तरफ और वाई वाले टर्म्स एक तरफ करके हम लोगों ने सॉल्व कर दिया था ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या वही है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बहुत आइडिया दे दिया था। ठीक है ना, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। फिर अल्टरनेट फॉर्म भी मैंने पढ़ाया था कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपस में स्वैप हो जाता है ना। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि जो मैंने आपको dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाला जो फॉर्म था उसका फिर रिवर्स पढ़ा था ना, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये वाला पढ़ाया था मैंने। ठीक है, उसमें क्या था ना, उसमें देखो, उसमें ये था कि डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोगों ने चेंज कर दिया, मतलब स्वैप कर दिया। पहले जो y था अपना डिपेंडेंट वेरिएबल और जो x था अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब उसको चेंज करके अब हम लोगों ने क्या कर दिया कि अब x है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल और जो y है अब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना, क्योंकि वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है ना, नाम में क्या रखा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स तो सोल्यूशन एक होता है, तो x इक्वल टू एफ वाई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में सोल्यूशन हो सकता है, नो इशू। ओके, तो वो सब तो मैंने बता दिया था। ठीक है, तो आप एक बार उस जिन सारी वीडियोस में मैंने ये सब बातें की है वो एक बार जाके आप एक बार विजिट करो, आराम से देखो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग कभी कभी बर्नौलीज इक्वेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाम है जस्ट, तो आप याद रखो या ना रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बस ये रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म से आने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है। ठीक है, ये जेईई एडवांस 2011 में आया था क्वेश्चन। ओके, तो आओ देखो पहले यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे बोला है कि लेट वाई डैश ऑफ एक्स प्लस वाई ऑफ एक्स जी डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। अच्छा ठीक है, वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो दे दिया, मतलब सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि ये जो दे दिया वो है इनिशियल वैल्यू या फिर जो बाउंड्री वैल्यू आप बोल सकते हो, वो यहाँ पे गिवन है। ओके, और यहाँ पे तो बस बोल दिया कि जो एफ डैश एक्स है वो डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स है और जी एक्स है वो कोई नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन आर विथ जी जीरो इज इक्वल टू जी टू। अच्छा, जी जीरो का वैल्यू भी जीरो और जी टू का भी वैल्यू भी जीरो है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब क्या, जी जीरो और जो जी टू का जो वैल्यू है वो जीरो है, वो बोल दिया क्वेश्चन में, दे दिया। चलो ठीक है मेरे भाई, दे दिया। अब देखो, अब मेन इसको डिकोड करना। देखो ये जो दिया हुआ है ना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखा है उसको डिकोड करना है बस अपने को। ठीक है, देखो और इसको पहले तो डिकोड करते हैं। यहाँ पे होता है अपना सोल्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला है कि y डैश ऑफ x प्लस वाई एक्स जी डैश ऑफ x इज इक्वल टू जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ x। ठीक, अच्छा y डैश ऑफ x मतलब क्या, dy अपॉन डी एक्स ना। ठीक है, ये भी सही है। अच्छा वाई एक्स मतलब तो यही है, वाई एक्स लिख लो या फिर वाई लिख लो। देखो वाई ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे क्या है ना, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। वाई ऑफ एक्स मतलब क्या, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब वही वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। जैसे कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, एफ एक्स मतलब क्या, फंक्शन ऑफ एक्स। तो उस फंक्शन का बस यहाँ पे नाम दे दिया वाई, तो ये हो गया क्या, वाई ऑफ एक्स। ठीक है, तो वाई ऑफ एक्स बोल दो या फिर सिंपली तुम वाई भी लिख सकते हो, नो इशू। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली वाई भी लिख सकता हूँ ना, थोड़ा सा
आपको दिखाने के लिए ये फॉर्म, ठीक है। तो y ऑफ x को तुम y भी लिख लो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम लोग को पता है ना कि ये होता है y इज सम फंक्शन ऑफ x। तो और यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है y x, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, बस वो फंक्शन का नाम, ये जो f है ना, फंक्शन का नाम यहाँ पे बोल दिया y, तो बस नाम में क्या रखा ना, वही चीज वही है, नोटेशन इज सेम, ठीक है। बस नोटेशन जो है वो सेम है, बस जो नेमिंग है यहाँ पे f है और यहाँ पे y है, बस वर्ड का अंतर है बस, ठीक है। जो फंक्शन है उसको यहाँ पे मैंने y बोल दिया, ठीक है। तो y ऑफ x को तुम y भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि तुमको पता है ना जो y होता है वो क्या होता है, वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ आई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। जो y जो फंक्शन है वो x के टर्म्स में होगा कोई फंक्शन, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ फंक्शन होगा, वो तो हम लोग को पता ही है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना। तो ये तो y हो गया, यहाँ पे आ गया g डैश ऑफ x इक्वल टू जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। अब क्या दिख रहा है क्या कुछ, देखो dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। यहाँ ये तो क्यू एक्स था और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर भी लिख लो p ऑफ x y इज इक्वल टू क्यू ऑफ x, ठीक, ये हो गया ना। अच्छा, तो अब बस मैचिंग खेल लो। g डैश ऑफ x जो है वो है हम लोग का क्या, वो है px, और जो qx है वो है ये पूरा टर्म दिख रहा है, जो ये qx है वो तो पूरा ही टर्म है ना, gx इंटू जी डैश एक्स, x में कुछ यहाँ पे एक्सप्रेशन, यहाँ पे टर्म, मतलब x में कुछ फंक्शन टाइप कुछ यहाँ पे आ जाएगा ना, तो x में कुछ है यहाँ पे, तो qx हो गया ये, और यहाँ पे y और y डिपेंडेंट वेरिएबल तो सेम है, यहाँ से px, यहाँ से px इक्वल टू यहाँ से g डैश x, तो dy अपॉन dx तो सेम ही है, ये चमका, dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये हो गया। अच्छा, इतना दिखने के बाद अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, तो e का पावर इंटीग्रेशन px, व्हाट इज px नाउ, g डैश x dx, तो g डैश x dx, यहाँ पे क्या आ गया, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ g डैश x dx इज अगेन e का पावर gx, ठीक है। प्लस सी लगाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने ये कल भी क्लैरिफाई किया था, प्लस सी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बेकार का तुम फिर कांस्टेंट एक अलग से तुमको लगा कर चलना पड़ेगा, नो इशू, आंसर सेम आएगा, बट यहाँ पे नहीं लगाता जनरली, यहाँ पे मत लगाओ, जो हम लोग को फाइनल आंसर आएगा उसमें ही एक बार प्लस सी लगा देना ना, क्या दिक्कत है, ठीक है बस। तो e का पावर gx आ गया हम लोग पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो अब क्या, अब वही करना अपना सेम, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का dx, y इंटू e का पावर gx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x। q ऑफ x क्या था यहाँ पे अपना, देखो q ऑफ x था gx इंटू जी डैश एक्स, qx क्या था, gx इंटू जी डैश एक्स ना, gx इंटू जी डैश एक्स इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन e का पावर gx, यहाँ पे dx, ठीक, हाँ भैया यहाँ तक तो ठीक है। ये तो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में ये तो एज इट इज रहेगा ना, छोड़ो, इसको इंटीग्रेट करना अपने को, इसको अपने को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक काम करो ना, gx को तुम t ले लो, तो यहाँ से g डैश x dx आ जाएगा अपना पास dt, इतना क्लियर है। तो इंटीग्रेशन देखो y इंटू ई का पावर gx, तो इंटीग्रेशन gx को माने थे अपना t इंटू जी डैश एक्स dx, g डैश एक्स और dx ये तो आ गया अपना dt, यहाँ पे आ गया क्या t इंटू ई का पावर t, इंटू ई का पावर t dt आ गया यहाँ से। अब क्या, देखो यहाँ तो समझ में आया ना, gx को अब हम लोगों ने t मान लिया, तो यहाँ से g डैश एक्स dx कितना आ गया dt, दिख रहा है, ये देखो ना, देखो ना मेरे भाई, g डैश एक्स और यहाँ पे dx, g डैश एक्स इंटू dx कितना आ गया dt, लिख सकते हैं ना इस पूरे टर्म को, यहाँ से तो dt और इसका ये e का पावर t
इंटू टी, खत्म। अब देखो y इंटू ई का पावर जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू ई का पावर टी डी टी। अब क्या लग जाएगा, u इंटू वी लगा दो ना, इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन, क्योंकि आई लेट इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक, तो पहले एल्जेब्रिक लास्ट में एक्सपोनेंशियल आता, तो इसलिए इसको माना फर्स्ट फंक्शन, इसको माना सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेट कर दो, देखो इसका इंटीग्रेशन यहाँ देख लो, t इंटू ई का पावर टी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, u इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आ जाएगा v डी टी, u इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी इसका होल का अगेन dt, ठीक। ये होता है 3 बार इंटीग्रेशन आता है। चलो ठीक है, अब u क्या है, t इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन, दिख रहा है, हाँ, माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dt, तो इसका तो 1 ही आ जाएगा, 1, इसका तो 1 आ गया, ये तो खत्म, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, नाउ v dt इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t और यहाँ पे dt, ठीक है, बाहर में तो dt है ही, तो t इंटू ई का पावर t आ गया, यहाँ से e का पावर t का डिफरेंशिएशन इज e का पावर सॉरी e का पावर t का इंटीग्रेशन इज e का पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t dt इज अगेन e का पावर t, अब ये वाला dt, यहाँ से कितना आ गया, t इंटू ई का पावर t माइनस ई का पावर t, तो इसका क्या मिल रहा अपने को, इंटीग्रेशन t इंटू ई का पावर t माइनस ई का पावर t, दिख गया क्या, बहुत आराम से मैंने बता दिया, ठीक है। देखो t इंटू ई का पावर t माइनस ई का पावर t ना, अरे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, u इंटीग्रेशन ऑफ v dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dt इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, फिर होल का फिर dt। देखो ये था फर्स्ट फंक्शन अपना, ये था सेकंड फंक्शन, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है ये ना, तो e का पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dt, ये तो 1 ही हो जाएगा, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t तो 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, v था e का पावर t dt, अब इसका इंटीग्रेशन अगेन e का पावर t और ये dt ये वाला, फिर अगेन e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t, तो t इंटू e का पावर t माइनस e का पावर t, इतना देख लो, मैं ये वाला चीज को रब कर देता हूँ फिर, ठीक है, देख लिया, रब कर दे रहा हूँ, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आया, u इंटू वी लगा दिया सिंपली। अब देखो y इंटू जी एक्स इज इक्वल टू, अब जिसको मैंने t माना था उसको यहाँ पे बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब बैक जो वैल्यू है उसको वापस पुट कर दो, क्योंकि एट द लास्ट जो आंसर चाहिए अपने को वो x और y के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। तो t जो है उसमें नहीं चाहिए, इसलिए t का वापस जो पहले जो सब्स्टिट्यूट किए थे उसको बैक सब्स्टिट्यूट तुमको करना ही पड़ेगा ना, तो जी एक्स इंटू ई का पावर जी एक्स माइनस ई का पावर जी एक्स प्लस सी, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, ठीक है। तो ये आ गया ना, अब यहाँ पे दे दिया है c को हटाने के लिए y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0 तुमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, पुट करो यहाँ पे, देखो ये 0 gx इंटू ई का पावर gx, ठीक है, तो g देखो ये तो 0 हो गया ना, 0 इंटू समथिंग, तो 0 y का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, देखो इसमें ये पुट कर रहे हैं, नाउ g ऑफ 0 इंटू ई का पावर g ऑफ 0 माइनस ई का पावर g ऑफ 0 प्लस c, इतना ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में g ऑफ 0 का वैल्यू अपने को दे दिया था कितना, 0, और g ऑफ 2 का भी वैल्यू हम लोग को दे दिया था 0, तो जहां जहां g ऑफ 0 है वहां वहां तुम 0 पुट कर दो, ठीक है। देखो 0 इज इक्वल टू 0, ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस ई का पावर 0 प्लस सी, तो यहाँ से अपने को c इज इक्वल टू कितना मिल गया 1, है ना, e का पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे -1 उसको सब लेकर जाओ तो 1 इज इक्वल टू c, मतलब c इज इक्वल टू 1,
c इज इक्वल टू 1 दिख रहा है, तो अपना जो आर्बिट्री कांस्टेंट था ये c है ना, ये आर्बिट्री कांस्टेंट कैन टेक एनी रैंडम वैल्यूज, तो अब कोई भी रैंडम वैल्यूज नहीं लेगा, उस रैंडम वैल्यूज में से रैंडम वैल्यू जो कि 1 आया वो लेगा +1, तो ये पूरा चीज हो गया अब क्या, y इंटू ई का पावर gx इज इक्वल टू gx इंटू ई का पावर में gx माइनस ई का पावर gx +1. Now this is a particular solution. Now this is a particular solution of this required of this given differential equation of order 1. ठीक है, ऐसे बोल लो. अब देखो ना, अब ये तो आ गया अपने पास, खत्म. अब यहां पे क्या बोला फटाक से देख लो, y ऑफ 2 का वैल्यू अपने पास पूछा, ठीक है, y ऑफ 2 का वैल्यू अपने पास पूछा है, ठीक है. अब देखो y ऑफ 2 का अगर वैल्यू पूछा है, देखो y ऑफ 2 का अगर वैल्यू पूछा है, इसका मतलब क्या, x का वैल्यू x जहां जहां x है वहां 2 डाल लो अब, और क्या, वहां 2 डालो और y का वैल्यू निकालो. देखो y इंटू ई का पावर g ऑफ 2 इज इक्वल टू g ऑफ 2 ई का पावर g ऑफ 2 माइनस ई का पावर g ऑफ 2 +1. g का देखो क्वेश्चन में g ऑफ 0 इज इक्वल टू g ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 दे दिया है, इसका मतलब जो g ऑफ 0 है उसका वैल्यू भी 0 है, और जो g ऑफ 2 है उसका वैल्यू भी क्या है अपने पास 0. ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है मेरे भाई. तो अब देखो ना, y इंटू ई का पावर g ऑफ 2 का वैल्यू कितना है 0, तो e का पावर 0 इज अगेन 1 इंटू y इज इक्वल टू g ऑफ 2 का तो वैल्यू 0, तो 0 इंटू समथिंग इज अगेन 0 माइनस e का पावर 0, g ऑफ 2 का वैल्यू 0, तो माइनस e का पावर 0 प्लस में 1, तो y का वैल्यू कितना आ गया अपने पास, y का वैल्यू आ गया -1 + 1 इज इक्वल टू 0. तो जब x इक्वल टू 2 मैंने पुट किया तो y का वैल्यू मेरे को मिल रहा है 0. तो वही क्वेश्चन ने पूछा ना, y ऑफ 2 का वैल्यू अपने से पूछा है क्वेश्चन में, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, y ऑफ 2 का वैल्यू बिंदास बोल दो 0, खत्म. तो ये JEE एडवांस 2011 का क्वेश्चन था. देखो बहुत आसान था, कुछ करना नहीं पड़ा, बस आपको ये फॉर्म आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. चलिए एक बार देखो, 2 मिनट एक बार फिर से फॉर्म में एक बार डिस्कस कर देना. देखो y ऑफ x बोला ना, y ऑफ x मतलब क्या, y इज अ फंक्शन ऑफ x ना. अरे मेरे भाई y इज अ फंक्शन ऑफ x मतलब y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx मतलब क्या, y इज अ फंक्शन ऑफ x. यहाँ पे भी तो वही लिखा है ना, y ऑफ x मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू fx तुमको पता है, वी ऑल नो कि y इज इक्वल टू fx. तो जो fx है ना फंक्शन ऑफ x, तो वहाँ पे f है, y इज इक्वल टू fx, वहाँ पे f है, f यहाँ पे y, बस नाम का अंतर है, नोटेशन काम एग्जैक्टली सेम, बस नाम बदल दिया. मैं नाम में क्या रखा, काम तो सेम है ना, तो बस वही सेम चीज, जस्ट डिफरेंस है बस वर्ड का. जो वर्ड यहाँ पे जो इस्तेमाल किया वो अलग है, वहाँ पे f है और यहाँ पे y ऑफ x है, ये वहाँ पे f है, यहाँ पे y है ना बस. तो y डैश ऑफ x प्लस yx g डैश x इक्वल टू gx इंटू g डैश x. तो ये y डैश x मतलब क्या, dy अपॉन dx. अरे मेरे भाई dy अपॉन dx लिख ले, या फिर किसी को अगर दिक्कत है तो d ऑफ y ऑफ x अपॉन dx लिख ले. हाँ अब समझ में आया, ये लिख ले, या फिर yx को y लिख ले. क्या मतलब क्या जा रहा है भाई, वही तो हम तुमसे पूछ रहे है ना. y इज इक्वल टू fx है, f का जगह y है, तो ये तो बराबरी है ना y के, बस. और यहाँ पे yx को y लिख ले या फिर y ऑफ x लिख ले, तेरा मन. ठीक है, यहाँ से मैं मेरा मन है कि मैं यहाँ से y लिख रहा हूँ, तुम लोग y ऑफ x भी लिख सकते हैं, नो इशू. ठीक, यहाँ पे g डैश x इज इक्वल टू gx इंटू g डैश x. ठीक, तो q ऑफ x का है ना, g ऑफ x मतलब क्या, g इज अ फंक्शन ऑफ x, g डैश x मतलब क्या, जो gx जो फंक्शन था
उसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, तो अगेन जो डिफरेंशिएट होके मेरे को मिलेगा gx, वो भी तो मेरे भाई x का ही तो कुछ एक्सप्रेशन या फिर x में फंक्शन बोल लो या फिर x का कुछ टर्म्स आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो बोल दो, भाई जो बोलना बोलो, लेकिन x का तो टर्म्स रहेगा ना, खत्म। वही है q ऑफ x। q ऑफ x मतलब क्या, q इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे तो मिलेगा ना फंक्शन ऑफ x मिलेगा, यहाँ पे g ऑफ x मतलब क्या, g इज अ फंक्शन ऑफ x, g डैश x मतलब क्या, जो gx फंक्शन था उसको मैंने अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, तो g डैश x मिल गया। समझ में आया? यहाँ पे कुछ x का टर्म्स मिल जाएगा या फिर कुछ एक्सप्रेशन मिल जाएगा या फिर कुछ x में कुछ फंक्शन मिल जाएगा, बस वो मेरा कहने का यहाँ पे मतलब है। ठीक है, तो बस मैच हो रहा ना, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है SF, इससे तो मैच हो रहा है ये वाला चीज़, तो बस अब कंपेयर करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, खत्म। समझ में आया? समझ में आया? बस यही है पूरी कहानी। ठीक है, सो अब आ जाते हैं हम लोग के आज के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, दैट इज रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आ जाओ। ये टॉपिक भी देखो बहुत सिंपल है। रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोग को डायरेक्टली दिखेगा नहीं, तुमको पहले उसको रिड्यूस करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में लाना पड़ेगा, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का लाना पड़ेगा, और वो फॉर्म कुछ भी हो सकता है, ऑल्टरनेट फॉर्म भी हो सकता है या फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो भी हो सकता है, नो इशू। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे हम लोग करते हैं वैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो आओ अब देख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास क्या है? अपने पास ये है कि देखो, बहुत ध्यान से देखना, dy अपॉन dx प्लस p ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू वाई का पावर n। इसका मतलब क्या? हम लोगों ने ये तो पढ़ा ही है, अरे यही तो है मेरे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुज डिग्री इज 1, है ना? ठीक है, अरे मतलब वही ऑर्डर तो बनी होगा ना, ऑर्डर बोलो, ऑर्डर 1 बोलो या डिग्री 1 बोल लो। ठीक है, अब देखो dy अपॉन dx, अच्छा, प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x, यही तो था अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यही था। बोले हाँ, तो इसमें एक्स्ट्रा कौन सा वाला टर्म है? y का पावर n। एक्स्ट्रा टर्म क्या है? y का पावर n। इसका मतलब ये जो y का पावर n है, इसको ये जो पूरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई है उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होने में बाधा डाल रहा है। अरे मेरे भाई, बाधा कौन सा डाल रहा है? अगर y ऑफ n को अगर मैं छुपा दूं, y ऑफ n को अगर मैं छुपा दूं तो यहाँ पे तो कोई भी मतलब अंधा भी देख के बोल देगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं बोल दूं कि y ऑफ n, अगर यहाँ पे y ऑफ n qx के साथ अटैच कर दूं, चिपका दूं, तुम तब तो तुम बोलोगे ना, अरे भैया dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू qx तक तो ठीक था, y ऑफ n ये नया चीज क्या है? ये नया चीज क्या है? तो ऐसे फॉर्म को जो लिखी गई है, ये पूरी जो फॉर्म है dy अपॉन dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू y का पावर n, दिस इज कॉल्ड द बर्नौलीज इक्वेशन। यही है रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन में तुमको ऐसा दिखेगा, तुम यहाँ से तो अंदाजा ही नहीं लगा पाओ, ये क्या बोलते लगा पाओगे ना कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले तुमको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद फिर तुम अपना जो आगे का जो प्रोसीजर है वो लगा पाओगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं बर्नौलीज इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, देखो बर्नौलीज इक्वेशन में जो ये y का पावर n जो है ना, जो एक्स्ट्रा है, उसमें जो n है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। थोड़ा बहुत मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा मेथड हाउ टू रिड्यूस इट टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है। 2 स्टेप का मेथड है, बता दूंगा भाई, उसको तुम रट लेना। ठीक है ना, मतलब समझा दूंगा, मतलब स्टेप्स को याद रखना, वही मतलब रट ही लेना बस, और हर जगह हर क्वेश्चन में लगा देना। ठीक है, देखो यहाँ पे जो y का पावर जो n है ना, वो n क्या है? n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, वो
n का वैल्यू कुछ भी दुनिया का कोई भी रियल नंबर ले सकता है, ठीक है। अब आते हैं इसका मेथड को, इतना क्लियर है ना, ये बर्नौलीज इक्वेशन इतना क्लियर है। अब आते हैं इसके मेथड के ऊपर, आओ। मेथड टू सॉल्व रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, मेथड टू सॉल्व लीनियर रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या मेथड है, देखो। अब मेरे को सबसे पहले ये बताओ कि प्रॉब्लम क्या दे रहा था, हम लोग कौन सा टर्म यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और मेरे को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनने में या फिर बनाने में रुकावट पैदा कर रहा है, y का पावर n। ठीक, इतना तो क्लियर होगा। क्योंकि देखो, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यहां तक तो था अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलडीई, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट सर आपने y का पावर n लगा के बहुत बड़ी, मतलब बहुत ब्लंडर कर दिया ना। अब ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में के फॉर्म में तो नहीं आ रहा है, तो इसको लेके आना पड़ेगा। लेके देखो, लेके कैसे आना है, वो सिंपल है। मैंने ये कल भी बताया था कि जो जैसा स्टैंडर्ड फॉर्म है वैसे तुमको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां तक तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म था, ये मैंने अभी 3-4 बार रिपीट ही कर दिया, ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म था। बाधा डाल रहा है y का पावर n, तो y का पावर n को तुमको क्यू एक्स जो अटैच है उसको हटाना पड़ेगा। मतलब हटाना इन द सेंस, इसको हटाओ। इसको हटाएंगे कैसे, y का पावर n से अगर मैं इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या y का पावर n हट जाएगा? हाँ, y का पावर n तो हट जाएगा। तो देखो सिंपल, देखो dy अपॉन डी एक्स अपॉन y का पावर n प्लस पी एक्स वाई अपॉन में y का पावर n इज इक्वल टू क्यू एक्स y का पावर n अपॉन में y का पावर n, डिवाइड कर दिया। पहला स्टेप क्या, पहला स्टेप यही है कि जो क्यू एक्स के साथ, हिंदी में लिख देना, ठीक है, क्यू एक्स के साथ जो टर्म अटैच है उस, अरे यार, है उस टर्म से डिवाइड करो होल डिफरेंशियल इक्वेशन को। समझ में आया? सबसे पहला स्टेप, मूल मंत्र याद करो, जो QX के साथ जो टर्म अटैच्ड है, जो टर्म अटैच है उस टर्म से पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम लोग डिवाइड करोगे। स्टेप 1। अच्छा देखो, y का पावर n से मैंने अगर डिवाइड किया, मतलब इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम y का पावर -n से मल्टीप्लाई कर दो। y का पावर -n से मल्टीप्लाई कर दो। अरे यार देखो, y का पावर n से डिवाइड करोगे मतलब 1/y का पावर n से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 1 अपॉन y का पावर n, सो इसको क्या लिख सकते हैं, y का पावर -n तो लिख सकते हैं ना, तो y का पावर -n से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे समझ लो। ठीक, तो देखो y का पावर -n से जब मैं मल्टीप्लाई, y का पावर -n से मल्टीप्लाई कर लिया करो, ये पहला स्टेप जो है वो बच जाएगा। अच्छा, वो करने के बाद अपने को ये मिलता है, चलो भैया ठीक है, y का पावर -n dy अपॉन dx प्लस पी एक्स वाई 1 -n इज इक्वल टू क्यू एक्स। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो मिल गया अपने को। अब स्टेप 1 तो अपना पूरा हो गया, स्टेप 1 तो यहां पे अपना पूरा हो गया। स्टेप 2 में क्या करना है, देखो स्टेप 2 में क्या करना है कि जो px के साथ जो अब टर्म अटैच है ना, अब जो px के साथ जो टर्म अटैच है उसको अब तुमको t एज्यूम कर लेना होगा। ठीक है, क्या मैंने बोला, जो px के साथ जो टर्म अटैच है y का पावर 1 -1, इसको तुमको एज्यूम करना पड़ेगा
टी, ठीक है। अच्छा, p का पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू टी एज्यूम करना पड़ेगा, इन द सेंस कि एज्यूम ने मतलब सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। y का पावर 1 माइनस 1 इक्वल टू टी, तुमको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। सब्सटीट्यूट भी हो गया। अब क्या, अब देखो y का पावर 1 माइनस n, अब इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का पावर n है ना, x का पावर n का डिफरेंशिएशन nx का पावर n माइनस 1, तो n y का पावर n माइनस 1 dy इज इक्वल टू डी टी। तो यहां से अपने को क्या मिल रहा है, 1 माइनस एन वाई माइनस एन डी वाई इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। अब देखो, अब यहां से अपने पास फायदा ये हुआ ना कि y का पावर माइनस एन डी वाई जो है उसका वैल्यू निकल के आ गया डी टी अपॉन 1 माइनस एन, दिख रहा है अपने को। यहाँ पे फायदा क्या हुआ ना, देखो जैसे ही मैंने y का पावर 1 माइनस एन को t सब्स्टिट्यूट किया और बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू y, तो अपने को y का पावर माइनस एन डी वाई का वैल्यू मिल गया डी टी अपॉन 1 माइनस एन। तो देखो, तो यहाँ पे फायदा क्या हुआ ना कि y का पावर माइनस एन डी वाई इज इक्वल टू डी टी अपॉन 1 माइनस एन आ गया। तो y का पावर माइनस एन डी वाई का जगह मैं डी टी अपॉन 1 माइनस एन अपॉन डी एक्स ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस p ऑफ x y का पावर 1 माइनस एन इक्वल टू q ऑफ x। तो यहाँ पे मिला क्या आपने, देखो यहाँ पे मिला ये कि डी टी अपॉन डी एक्स बाहर में 1 अपॉन 1 माइनस एन प्लस p ऑफ x y का पावर 1 माइनस एन इक्वल टू q ऑफ x, ये अपने को मिलता है फाइनली, ठीक है। अब क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया क्या? अभी भी नहीं हुआ, अभी भी एक स्टेप बाकी है। कौन सा स्टेप, देखो 1 अपॉन 1 माइनस एन, यहां पे n है कोई भी रियल नंबर, तो 1 अपॉन 1 माइनस एन क्या है, एक कांस्टेंट है। तो 1 अपॉन 1 माइनस एन अगर कांस्टेंट है और तुमको पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू में dy अपॉन डी एक्स का कोफिशिएंट जो होता है वो हमेशा 1 होता है, तो इसका कोफिशिएंट तुमको यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा। अच्छा, 1 बनाने के लिए यहाँ पे तुम क्या कर सकता है कि 1 माइनस एन से अब होल डिफरेंशियल इक्वेशन को तुम मल्टीप्लाई कर दो। देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई का पावर 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस एन, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। समझ में आया? अच्छा, एक काम करो ना, रुको, डी टी अपॉन डी एक्स था ना। अच्छा, y का पावर 1 माइनस एन को तुम यहाँ पे t ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अब तुम इसको t ले लो, t, इसको t ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये t आ गया। तो ये जो नया जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आया ना, ये जो t और x में, ठीक है, तो वो क्या होगा, डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स t इंटू 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू 1 माइनस एन। तो क्या ये अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? तुम बोलोगे हाँ, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो 1 माइनस एन है ना, जो 1 माइनस एन वो तो कांस्टेंट है, उससे अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो कांस्टेंट है ना, उससे अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये समझ में आया? जो डी टी अपॉन डी एक्स है, डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स, यहाँ पे क्या आ गया, टी 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्यू एक्स इंटू 1 माइनस एन, ये आ गया क्या, अपना ओरिजिनल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे अब हम लोग जैसे प्रोसीड करते हैं वैसे हम लोग अब प्रोसीड कर लेंगे, तो खत्म ना। देखो, रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो बर्नौलीज इक्वेशन थी उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन,
ठीक है। देखो यहाँ पर भी वही मैंने किया, y का पावर 1 माइनस इनको t ले लो, डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड। अब वो वाली जो चीज़ है वो तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगी 1/1 माइनस एन dt अपॉन dx। अब जो नया जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुआ है इन एक्स एंड टी वेरिएबल्स, एक्स और टी वेरिएबल्स, एक्स और टी के वेरिएबल्स के टर्म्स में यहाँ पे ये एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे तुम चाहो तो 1 माइनस एन से मल्टीप्लाई कर दो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो अगेन ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फिर कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस एन है ना, तो कांस्टेंट है, तो कोई दिक्कत की बात वैसे है नहीं। तुम इसको 1 माइनस एन से अगर मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। ओके, समझ में आया? ये 2 स्टेप का ही है, ये 2 स्टेप का है, तो इसको याद रखो, ठीक है। जो देखो यहाँ पे क्या करना ना, रुको वो चीज़ मैं एक क्वेश्चन से ही समझाता हूँ, ठीक है। देखो आ जाते हैं हम लोग के क्वेश्चन के ऊपर। ओके रुको, क्वेश्चन था क्या? क्वेश्चन था ये, आओ हाँ ये है क्वेश्चन। अच्छा देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो जो क्या बोल रहा है, dy अपॉन डी एक्स बराबर एक्स वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, dy अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर ना, सिंपल। अब फॉर्म चेक कर लो फटाक से, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ओके अच्छा, मतलब y तो ये है, पी एक्स वाला टर्म है ये माइनस एक्स, ओके प्लस लगा लो कि कोई दिक्कत नहीं, dy अपॉन डी एक्स प्लस ऑफ ये माइनस एक्स इंटू वाई, तो पी एक्स का जगह माइनस एक्स दिख रहा है। अब q ऑफ x बोला है, ठीक है, तो ध्यान से देखो q ऑफ x बोला है, मतलब क्या, x के टर्म्स में कुछ मेरे को फंक्शन या फिर एक्सप्रेशन कुछ x के टर्म्स में ही मतलब मिलना चाहिए था। तो एक्स क्यूब तो है, डिस्टर्ब कर रहा है मेरा वाई स्क्वायर, दिख रहा वाई स्क्वायर दिख रहा सबको, वाई स्क्वायर को मेरे को हटाना है। स्टेप 1 याद करो, जो क्यू एक्स के साथ जो अटैच रहेगा उसको हटाना है। हटेगा कैसे? बाई डिवीजन। तो ये क्या है, ये है बर्नौलीज डिफरेंशियल बर्नौलीज इक्वेशन। ये क्या है? बर्नौलीज इक्वेशन। अब इस बर्नौलीज इक्वेशन को अपने को कन्वर्ट करना है किसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इस जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें। अब सिंपल है ना, देखो सिंपल है, एक एग्जांपल है मैं करके दिखा दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। रॉकेट साइंस सच एज सच कुछ यहाँ पे चीज़ तो यहाँ पे नहीं है। देखो आओ कन्वर्ट कैसे करना है, एक क्वेश्चन के माध्यम से देख लो। देखो dy अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिस्टर्ब कर रहा, वाई स्क्वायर को मेरे को हटाना है। हटाने के लिए मैंने बोला जो क्यू एक्स के साथ जो अटैच है उस टर्म को पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में डिवाइड कर देना। तो वाई स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर, कितना आ गया देखो, dy अपॉन डी एक्स वाई का पावर -2, मतलब 1 अपॉन वाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब y का पावर -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में। x इंटू यहाँ से कट गया y, तो x बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर यहाँ पे एक्स क्यूब, तो y का पावर -2 dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया देखो
इक्वल टू नहीं, मतलब माइनस पी एक्स वाई का फॉर्म में चाहिए ना, तो माइनस पी एक्स, रुको, पी एक्स वाई बोले तो क्या हुआ, रुको, y से y कट गया ना, तो एक्स वाई स्क्वायर से गया, तो यहाँ पे कितना अपने को मिल रहा है x बाय वाई, मतलब x इंटू 1 बाई वाई। ओके, एक मिनट रुको, तो पी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एक मिनट, एक क्वेश्चन मेरे को चेक करना था, तो सही है मेरे को लग रहा है, डी वाई अपन एक्स इक्वल टू एक्स वाई है ना, हाँ हाँ सही है, सही है, टू वाई का पावर -1। ठीक है, देखो क्वेश्चन सही, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी एक्स वाई था ना, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, अच्छा माइनस ऑफ एक्स बाय वाई था, इसका मतलब बोले तो यहाँ पे x इंटू वाई का पावर -1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आके तुम्हारा जो स्टेप 1 है वो आता है, वो होता है खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप 2 में मैंने क्या बोला था, y का पावर -1 जो px के साथ जो अब अटैच है जो टर्म, उसको मानो t, y का पावर -1 को मानो अब तुम क्या t, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, -y -2 dy इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे फायदा ये हुआ कि y का पावर -2 dy का वैल्यू मिल गया अपने को -dt। समझ में आया? अरे मेरे भाई यहाँ देख, यहाँ पे देख, सेकंड स्टेप देख, y का पावर 1 - n को t ले लो, मतलब क्या, जो px के साथ जो टर्म बैठा हुआ है ना, y का पावर 1 - n, उसको अपने को t लेना है सेकंड स्टेप में, तो मैंने वही किया यहाँ पे, ठीक है, मैंने यहाँ पे वही किया, ठीक है। तो y का पावर -2 dy इज इक्वल टू कितना मिल गया अपने को, -dt, तो y का पावर -2 dy हो गया कितना, -dt अपॉन dx, तो -xt इज इक्वल टू x क्यूब, x क्यूब तो है ये बस, ठीक है, तो -dt अपॉन dx -x इंटू टी, y का पावर -1 को t लिए थे, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, dt अपॉन dx प्लस एक्स टी इज इक्वल टू -x क्यूब, ठीक है, हो गया खत्म। तो dt अपॉन dx प्लस एक्स टी इज इक्वल टू -x क्यूब, तो अपने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, क्या अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? हाँ, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि dt अपॉन dx प्लस एक्स टी इज इक्वल टू -x क्यूब जैसे फॉर्मेट में आ रहा है ना, देखो फॉर्मेट अब मैच करो, dy अपॉन dx, मतलब देखो वहाँ यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो y था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ पे x था। सिमिलरली ये जो नया जो डिफरेंशियल इक्वेशन आया है x और t वेरिएबल्स के टर्म्स में, यहाँ पे t है अब डिपेंडेंट वेरिएबल, x है यहाँ पे अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था क्या, देखो ये वाला x और यहाँ पे p ऑफ x, यहाँ पे x और यहाँ पे x, तो बस ठीक है ना, मैच हो गया। तो dt अपॉन dx प्लस एक्स टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ px, व्हाट इज px हियर, x dx, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने पास निकल के आ रहा है e का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, e का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना, नेक्स्ट वही y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का dx।
y इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स। नाउ व्हाट इज क्यू एक्स? क्यू एक्स क्या था अपने पास? क्यू एक्स था, देखो क्यू एक्स था एक्स क्यूब, दिख रहा है? क्यू एक्स क्या है यहाँ पे, देखो सॉरी यहाँ पे क्यू एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, सिंपल एक्स क्यूब इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे डी एक्स। तो y इंटू ई का पावर एक्स, यह इंटू का साइन है, x मत समझ लेना, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन टी को अगर मैं टी लेता हूँ, यहाँ से कुछ अपने को फ़ायदा होगा, देखते 1/2 बाहर 2x dx बराबर dt। तो यहाँ से x dx निकल के आता है dt। हाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को अगर मैं t ले लेता हूँ तो 1/2 बाहर एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x 2x dx बराबर dt, मतलब x dx इक्वल्स टू dt एक्स स्क्वायर का 2t इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा ई का पावर t, ठीक है, ई का पावर t, सिंपल। तो y इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ से कितना है y इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 बाहर इंटीग्रेशन ई का पावर 2 t इंटू टी डी टी। अब नाउ इसका अगेन फिर u इंटू वी लगेगा, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन अब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि t क्या आइलेट इनवर्स लॉग एल्जेब्रिक, पहले एल्जेब्रिक देन एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो e का पावर t इंटू टी का इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया था ना अभी, याद है? यहाँ पे हम लोगों ने किया था ना t इंटू ई का पावर t, ये t इंटू ई का पावर t एडवांस के क्वेश्चन में जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द क्लास डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने किया था। तो यहाँ से क्या आंसर अपने पास निकल के आ रहा है, t इंटू ई का पावर t माइनस ई का पावर t, ठीक है। यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, t इंटू ई का पावर t माइनस ई का पावर t, t इंटू ई का पावर t माइनस ई का पावर t, ये आया था अपने पास। तो y इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन t, ओके। तो यहाँ पे क्या आ गया, y इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू 2t ई का पावर t माइनस 2 ई का पावर t। अब जो t है ना t, अब t हम लोगों ने किसको माना था, t हम लोगों ने किसको माना था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने जो t माना था वो था, इसको माना था ना, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को मैंने यहाँ पे t माना था, t एज्यूम किया था, t सब्स्टिट्यूट किया था। अब वापस वहाँ पे जाके रख दो y इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई का पावर, सॉरी हाँ, ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे देखो, रुको, यहाँ पे एक जगह सिली मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे एक जगह ये हुआ ना, क्योंकि x और t के मतलब मिस्टेक नहीं, मतलब जस्ट रिप्लेसमेंट में गलती है कुछ। देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था ना वो x और t में था ना, तो यहाँ पे ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला था, तो अब यहाँ पे आ जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना, इसको अब तुम लोग t मान लो, ठीक है। ये t है, t y नहीं है, t है, देखो वहाँ पे t था, t सॉरी t होगा ना यहाँ पे, वही मैंने यहाँ पे देखा t होगा यहाँ पे, t इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन टी। उसके बाद देखो, उसके बाद एक जगह कंफ्यूजन ये भी हो सकता है, देखो ये वाला t
और जो यहाँ पे जो मैंने सब्स्टिट्यूट किया ये वाला टी, दे आर डिफरेंट, याद रखना। तो यहाँ पे एक काम करो ना, जो ये इसको जो हम लोग सब्स्टिट्यूट किए थे ना ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन टी 2 को, जो हम लोगों ने टी सब्स्टिट्यूट किया था उसको मान लो कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वो z है, ठीक है, वो z है, उसको z सब्स्टिट्यूट कर लो क्योंकि वेरिएबल रिपीट हो गया, वो z है, ठीक है, वो z है, z। तो जहां जहां t था वहां वहां सबसे पहले तो z कर लो, ठीक है, क्योंकि t और t मिक्स हो गया, ठीक है, ये वाला t और वो वाला t अलग है, इसलिए तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए t मत यहाँ पे रखो सब्स्टिट्यूशन में कुछ और वेरिएबल इस्तेमाल कर लो, डेट इज z सबसे बेस्ट, ठीक है। पावर z यहाँ पे आएगा z, यहाँ पे अभी आएगा z और यहाँ पर भी आएगा क्या z, ठीक है। अब ले लो z z। अब देखो अब यहाँ पे क्या क्या हुआ ना, अब जो z का जो वैल्यू था, देखो अब जो z का जो वैल्यू था वो है अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन टी, टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 था, अब z का वैल्यू अब वापस बैक सब्स्टिट्यूशन कर लो, और ये t अलग है, याद रखना। 2 इंटू जेड का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया अपना राइट हैंड साइड वाला। अब ये जो t था इसको भी बैक सब्स्टिट्यूट करो। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने जो t का वैल्यू माना था वो था y का पावर -1, तो अब यहाँ पे आएगा y का पावर -1 इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ई का पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब ये जो आया वो आया क्या, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। कुल मिला के मैं आपको निचोड़ बता देता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया। सबसे पहला स्टेप में क्या है, जो क्यू ऑफ एक्स के साथ जो वेरिएबल अटैच है, ठीक है, जो टर्म अटैच है उससे पहले हम लोगों ने डिवाइड किया, ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने डिवाइड किया। देन उसके बाद जो पी ऑफ एक्स के साथ जो टर्म अटैच था उस टर्म को हम लोगों ने टी माना, फिर देन सब्स्टिट्यूट करके हम लोग के पास ये ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन आया इन द वेरिएबल टी एंड एक्स। लेकिन जो क्वेश्चन था, ओरिजिनल जो क्वेश्चन है वो है एक्स और वाई वेरिएबल्स में। तो एट द लास्ट हम लोग का जो आंसर आया उसमें हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया जो पहले हम लोगों ने माना था एक्स और वाई में, फिर अगेन हम लोगों ने उसको वापस पुट कर दिया क्योंकि हमको जो आंसर चाहिए वो एक्स और टी में नहीं चाहिए, एक एक्स और वाई में चाहिए, तो टी को हटाना पड़ेगा ना, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो स्लाइड में था ना मेथड टू सॉल्व रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें क्या था, इसमें जो लास्ट में जो ये नया न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन जो फॉर्म हो रहा था ना एक्स और टी में, उसमें क्या करना अपने को, लास्ट में हम लोग को जो सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने जो किया है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के वक्त जो इंटरमीडिएट जो स्टेप्स में जो हम लोग जितने भी सारे सब्स्टिट्यूशन किए वो सब बैक सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आके तुमको करना पड़ेगा इस न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में, जो कि टी और एक्स में तुमको मिली, क्योंकि जो ओरिजिनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक्स और वाई के टर्म्स में है ना, इसलिए, ठीक है। तो तुमको बैक सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है भैया। और कुछ यहाँ पे बताने का है, यहाँ पे तो तुम देखो, हाँ एक कंफ्यूजन ना, देखो एक कंफ्यूजन यहाँ पे
ये भी आ सकता है कुछ लोग को कि यहाँ पे तुम बोलोगे कि भैया पी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, पी एक्स ऑफ वाई जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पे y जो है वो है एनी फंक्शन ऑफ x। y क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन है, ठीक है। y जो होता है हमेशा फंक्शन ऑफ x होता है, ओके। तो ये y का पावर 1 माइनस एन, तो n तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो y का पावर 1 माइनस एन को यहाँ पे तुमको सबसे पहले t लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे t लेने के बाद बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करके ये पूरा जो चीज़ है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्योंकि y का पावर माइनस एन इसको तो तुमको हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि dy अपॉन डी का कोफिशिएंट हमको 1 करना है। इसको 1 करने के लिए अब तुम ये नहीं बोलोगे कि मैं फिर से डिवाइड कर दूंगा। अगर तुम फिर से डिवाइड कर दोगे तो ले दे के तो बात फिर अगेन यही आ जाएगा ना, जो ओरिजिनल जो चीज़ था वही आ जाएगा। तुम वो तो नहीं कर सकते, तो तुमको ये चला के मतलब बेसिकली तुमको इस्तेमाल करने पड़ेगी कि जो p ऑफ x के साथ जो टर्म अटैच है y का पावर 1 माइनस एन, उसको हम t लेंगे, वहाँ से y का पावर माइनस एन डी वाला टर्म पूरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। और जो सब्स्टिट्यूट होने के बाद जो हम लोग को न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो x और t में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी बता दिया कि मैंने y का पावर 1 माइनस एन को ही क्यों t सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि y का पावर माइनस एन डी पूरा का वैल्यू इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से मेरे को मिल जा रहा है, जो कि मेरे पास बेनिफिशियल हो रहा है ना। अब जो तुम्हारे पास जो क्या बोलते जो कोफिशिएंट आ रहा है वो 1 तो नहीं आ रहा, कोई कांस्टेंट आ रहा है। अब वो कांस्टेंट से हम लोग यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते, नो इशू, बट एज अ फंक्शन ऑफ y है ना, y का पावर माइनस मतलब y का पावर माइनस 2, y का पावर माइनस 3, एन क्या रियल नंबर, y का पावर माइनस 3, y का पावर माइनस 4, ठीक है ना। तो y वेरिएबल के साथ हम लोग को नहीं मिल रहा ना, क्योंकि अगर ये y का पावर माइनस एन अगर मैं नहीं हटाऊंगा तब तुम थोड़ा दिमाग लगा, तब तुम यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तब तुम बोल पाओगे क्या, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई ही नहीं करेगा मेरे भाई, क्योंकि y है डिपेंडेंट वेरिएबल, dy अपॉन dx क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ना, तो आपस में तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते ना, तो y का पावर माइनस एन तुमको हटाना पड़ेगा, समझ में आया। इसलिए y का पावर 1 माइनस एन को t लिए, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएट किए, फिर यहाँ पे देखे कि अच्छा ये वाला टर्म तो आ रहा है, तो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ना, तो इसलिए फिर जो आया, ठीक है। ये चीज़ अब देख लो अब तुम, यहाँ पे था ना y का पावर माइनस 1, तो y का पावर माइनस 1 को मैंने t लिया, तो ये जो नया जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आया था वो x और t के टर्म्स में आ गया, खत्म। अब इसको क्या करो, अब इसको सॉल्व कर लो ना, अब इसको सॉल्व कर लो, तो बस जो आया आंसर, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। समझ में आया क्या, बहुत आसान। इसको करोगे कि होमवर्क, बताओ। इसको करोगे कि होमवर्क कि मैं हिंट दे दूं, चलो फटाक से हिंट दे देता हूं बस, बाकी तो तुम कर ही लोगे, बाकी बस स्टेप लगाना, ठीक है। इसमें तुम जितना क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है ना, मतलब कि उतने क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं जो मेन, ठीक है, मतलब कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस वो लगा लो, तो उसमें इससे तुम्हारा काम बन जाएगा बस। अब ये देखो यहाँ पे अब अगेन क्या करना है, सेम पहले तो फॉर्म आइडेंटिफाई करो, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2y tan x है इज इक्वल टू tan का पावर 4x y स्क्वायर, समझ में आया। तो अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स का फॉर्म में मेरे को बनाना है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अच्छा क्यू ऑफ एक्स ये तो यहाँ है, अच्छा वाई स्क्वायर को हटाना है, वाई स्क्वायर को हटाना है, पी ऑफ एक्स वाई, ठीक है, पी ऑफ एक्स वाई, मतलब देखो पी ऑफ एक्स इंटू वाई, ठीक है ना, यहाँ पे y का पावर क्या 1 ही है ना, तो नो इशू, y का पावर यहाँ पे 1 ही है, तो यहाँ पे नो इशू, कोई दिक्कत नहीं।
इसका मतलब क्या, y इंटू 2 tan x लिखा हुआ है, ऐसे तुम बोलो, ठीक है ना, y इंटू 2 tan x लिखा हुआ है, y का पावर बस 1 होना चाहिए बस, ठीक है। y इंटू 2 tan x मतलब इसको तुम ऐसे विजुअलाइज कर लो ना, देखो dy अपॉन dx माइनस 2 माइनस वाई, नहीं ऐसे लिखो 2 tan x, यहाँ पे y, क्या दिक्कत है, तो 10 का पावर 4x इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन डिस्टर्ब हो रहा है, कर रहा है क्या, वाई स्क्वायर, डिस्टर्ब क्या कर रहा है, वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करना, अब तुम ही लोग करना, ठीक है, इसको होमवर्क लो चुपचाप, अब तुम इसको होमवर्क लो, आराम से इसको ट्राई करो। स्टेप 1 क्या करना, स्टेप 1 क्या करना, वाई स्क्वायर से डिवाइड, वाई स्क्वायर से डिवाइड करो, वाई स्क्वायर से डिवाइड करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा अपना, डिवाइड करने के बाद जो px के साथ जो टर्म अटैच रहेगा उसको एक बार तुमको स्टेप 2 में t लेना होगा, px के साथ जो टर्म रहेगा उसको t ले लो, उसको t ले, मतलब t सब्स्टिट्यूट कर रहा मतलब, ठीक है ना, ले लो वे लो क्या, उसको t सब्स्टिट्यूट करो। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करने के बाद x और t में न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि प्योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अगर dt अपॉन dx का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो उसको सबसे पहले बनाओ, अरे बना लो ना कोफिशिएंट, तो मतलब 1 अपॉन 1/1 माइनस n टाइप अगर कुछ बनेगा तो उस कांस्टेंट से पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर से डिवाइड करो, तो अगेन वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा टू प्योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल। उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा जो कि होगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। जो अब ऐसे होगा तो इसको तो तुम आसानी से क्या करना, अब सॉल्व कर लेना बस। इसको सॉल्व करने के बाद अब जो लास्ट में हम लोग पास जो आंसर आएगा वो आंसर किस में आ जाएगा, t और x में आ जाएगा ना। अच्छा, t और x में आ जाएगा तो फिर जो t को जो तुमने माना था पिछले, जो मतलब जो सब्स्टिट्यूट किया था ना ये स्टेप 2 में, उसको जाके यहाँ पे रिप्लेस कर देना ना t का जगह, खत्म। और फिर जो वो जो आएगा, जो कुछ तुम्हारा कैलकुलेशन करने के बाद वो आ जाएगा जो गिवन जो बर्नौलीज इक्वेशन है उसका सोल्यूशन, उसका जनरल सोल्यूशन प्लस सी है ना, प्लस सी कर देना, खत्म। हार्ड है क्या, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। मतलब जिसको मतलब ये सब और कुछ मतलब डाउट्स क्लियर नहीं करवाना हो, मतलब ये सब चीज़ क्या मैंने भी बोला, ये क्यों सब्स्टिट्यूट किया, क्यों किया, ये सब जिसको नहीं जानने का मन है, नो इशू, बस तुम 2 स्टेप याद रखो, स्टेप 1 और स्टेप 2, और लास्ट में स्टेप 3 के दौर पे ये भी तुम अगर भूल जाते हो तो तुम ये भी याद कर सकते हो कि लास्ट में t का जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया था उसको वापस लौटाओ, क्योंकि जो ओरिजिनल मेरे को जो सोल्यूशन चाहिए वो x और y के टर्म्स में चाहिए, क्योंकि मेरे को जो क्वेश्चन में x और y ही वेरिएबल यूज़ किया था ना, तब तुम t का तुम कहाँ से लेके आ रहे हो, ठीक है ना। बस सिंपल है ना, इसको होमवर्क लो, ठीक है, और मेरे को कमेंट में बताओ कि बना कि नहीं, ठीक है। इसका जो आंसर होगा मेरे हिसाब से ये आएगा शायद, देखो, हाँ इसका जो आंसर होगा वो ये आ जाएगा, ये आंसर तुम एक बार मिला लेना, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट करने में भी देखो, अगर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो अलग अलग क्या बोलते हैं अपने को सब्स्टिट्यूशन में अलग अलग वेरिएबल यूज कर लेना। जैसे कि यहाँ पे t है ना, देखो देखो, जैसे कि यहाँ पे t है तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन में तुम z p के कुछ भी वेरिएबल, अलग वेरिएबल तुम क्या बोलते सब्स्टिट्यूट कर लेना टू अवॉइड कंफ्यूजन। देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे मेरा भी कंफ्यूजन हो गया था कि अच्छा t तो मिक्स हो गया ना, तो कौन सा वाला t, कौन सा वाला, मतलब कौन सा t तुम्हारा y का पावर -1 में आएगा और कौन सा t x²/2 में आया था। देखो मैंने भी कंफ्यूज, मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था कि चलो ठीक है, इसके इंटीग्रेशन में x²/2 को
एक अलग वेरिएबल मान लेते इज इक्वल टू जेड सब्स्टिट्यूट कर लेते बस। और यहाँ पे तो क्योंकि यहाँ पे तो टी है ना, इसलिए क्योंकि टी का वैल्यू तो अलग है y का पावर -1, जो कि मैंने पिछले पेज में जो ये किया था वो था। इसलिए टू अवॉइड कंफ्यूजन तुम अलग अलग वेरिएबल ले लो, तो तुम्हारा जो ये आसानी से जो बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आसानी से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कन्वर्ट होगा टी और एक्स के वेरिएबल्स के टर्म्स में, उसके बाद तुम वहाँ से टी को हटाओ और y को चिपका दो ऐसे, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान, ठीक है। एज सच यहाँ पे कुछ आपको अब परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन करे? आओ देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगेन ट्राई तो ये आप लोग भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब चाहो तो ट्राई कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे मैं ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। एक तो होमवर्क ले लिया, अब वही सेम फॉर्म बस आइडेंटिफाई करो और कुछ नहीं, ठीक है। देखो dy/dx प्लस 1/x साइन टू y ना, इसको तोड़ के लिख देते हैं 2 sin y cos y। और यहाँ पे y क्या है अपना? सम फंक्शन ऑफ fx, ठीक है ना। y इज fx ही रहेगा हमेशा, जब dy, हमेशा नहीं मतलब dy/dx का टर्म में रहेगा तब। अगर ये अच्छा अल्टरनेट फॉर्म पढ़ा था ना, अल्टरनेट फॉर्म में क्या होता है? अल्टरनेट फॉर्म में जो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि dx, देखो dy/dx प्लस p of xy इज इक्वल टू q of x में, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म था। अल्टरनेट फॉर्म में हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि dx/dy प्लस p of y x बराबर q of y, ये जो पढ़ा था ना हम लोगों ने अल्टरनेट फॉर्म में, इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें जो अब जो x रहेगा वो होगा फंक्शन ऑफ y। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, और ये जो अल्टरनेट फॉर्म में जस्ट रिवर्स हो गया, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अब x है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब वो y है, बस, ठीक है। जस्ट रिवर्स इट, ठीक है। तो x इक्वल टू एफ वाई भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स भी पॉसिबल है, y इज इक्वल टू एफ एक्स भी सोल्यूशन हो सकता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, नो इशू। x इक्वल टू एफ ऑफ y भी डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे सोल्यूशन हो सकता है, नो इशू, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन, ठीक है ना। डिपेंड करता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है उसके ऊपर। चलो ठीक है, ये सब मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे y का भी पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, y का पावर क्या है यहाँ पे, जो y का जो पावर है वो क्या है यहाँ पे 1 है, 1 दिखाते रहो, y का पावर क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है। उससे तुम याद रख लो, y का पावर हमेशा 1 ही होना चाहिए, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। तो 1/x 2 sin y cos y, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा x³ cos स्क्वायर y। अच्छा मतलब dy/dx प्लस p of xy इज इक्वल टू q of x। ओहो, इसका मतलब क्या, q of x मतलब खेल लो मैचिंग x³ है। अच्छा pxy बोले तो px तो ये है, y तो ये है, ओहो ठीक है। और dy/dx तो यहाँ पे तो है ही। अच्छा मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक नो प्रॉब्लम, ये अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। अच्छा प्रॉब्लम क्या कर रहा, प्रॉब्लम कर रहा cos स्क्वायर y, तो cos स्क्वायर y को हटाओ। cos स्क्वायर y कैसे हटेगा, cos स्क्वायर y कैसे हटेगा अपने भाई, डिवीजन से। पहला और दूसरा स्टेप हमेशा याद रखो, डिवीजन से। dy/dx अपॉन में cos स्क्वायर y, cos स्क्वायर y से डिवाइड कर दो या फिर sec स्क्वायर y से मल्टीप्लाई कर दो, नो इशू, ठीक है। वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। आ जाओ, dy/dx अपॉन cos स्क्वायर y ये हो गया, प्लस p of x y अपॉन में cos स्क्वायर y इज इक्वल्स टू, अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ था ना ये वाला चीज, सॉरी, dy/dx यहाँ पे क्या हो गया cos स्क्वायर y
प्लस 1/x 2 sin y cos y अपॉन cos स्क्वायर y बराबर कितना हो गया, देखो बराबर कितना हो गया, x क्यूब cos स्क्वायर y अपॉन में cos स्क्वायर y। cos स्क्वायर y तो कट गया, कैंसल आउट हो जाए, इससे तो डिवाइड किया तो जाहिर सी बात है ना भाई कटेगा ही इसका, मैं मतलब उसका, ठीक है। तो dy अपॉन dx कितना हो गया, देखो सेक स्क्वायर y dy अपॉन dx प्लस नाउ 1/x 2 sin y cos y डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर y है, तो cos y कट गया, तो 2 tan y दिख रहा है इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा, इक्वल टू एक्स क्यूब, ये अपने को मिल गया। सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1/x 2 tan y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब सेकेंड स्टेप क्या था मेरे भाई, कि जो px के साथ जो टर्म अटैच है उसको y लेना, उसको t लो, मतलब उसको सब्स्टिट्यूट करो और कुछ नहीं, उसको t ही ले लो, ठीक है। 2 बार tan y का डिफरेंशिएशन इज अगेन सेक स्क्वायर y dy, सेक स्क्वायर y dy बराबर dt। तो सेक स्क्वायर y dy यहां से सब्स्टिट्यूट हो गया कितना, dt अपॉन 2 दिख रहा है, यहां से सेक स्क्वायर y dy कितना आ गया, dt अपॉन 2, मतलब dt अपॉन dx कितना आ गया 1/2 ना, ऐसे लिख सकते हैं dt अपॉन 2 dx मतलब 1/2 dt अपॉन dx प्लस 1/x इंटू 2t बराबर x क्यूब, ठीक है। अब नाउ जो x और t में जो अपने को मिला है न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, जो न्यू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, अरे है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा, काम खत्म ना, मतलब अभी तो नहीं है, एक स्टेप और 1/2 तो कांस्टेंट है, इंटू 2 कर दो, ठीक है ना, इंटू 2 कर, क्योंकि dt अपॉन dx का जो अपने को कोफिशिएंट है वो 1 बनाना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो बन जाएगा ना dt अपॉन dx प्लस, अच्छा ये कितना बनेगा, इंटू 2 करने बोले थे ना, 4t अपॉन x बराबर 2x क्यूब, ठीक है, दिख रहा है, dt अपॉन dx प्लस 4t अपॉन x इक्वल टू 2x क्यूब। अब आगे क्या था, अब तो सिंपल dt अपॉन dx प्लस 4/x t इज इक्वल टू 2x क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद तो तुम आगे कर लो, चलो अब तुम आगे करो, इतना तक हाथ पकड़ के मैंने चला दिया, अब क्या करना है नेक्स्ट, t के साथ अब क्या करना, देखो dt अपॉन dx प्लस t के साथ क्या है 4/x ना, 4/x इंटू t इज इक्वल टू x क्यूब, तो dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q ऑफ x। अब भी आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तो तुम इसको खुद ही अपने आप सॉल्व करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकालो, लास्ट में है ना, लास्ट में जो t आएगा उसको वापस से 2 tan y के साथ रिप्लेस कर देना, क्योंकि मेरे को जो इसका सोल्यूशन चाहिए वो x और y के वेरिएबल्स के टर्म्स में चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद तुम आगे कर सकते हो ना, इतना तो मैंने स्टेप 1, देखो मेन जो इससे सीख लो बर्नौलीज इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करना है, स्टेप 1 और स्टेप 2 लगाओ और बर्नौलीज इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो। सिंपल स्टेप 1 और स्टेप 2 का खेल है, बाकी कुछ नहीं है, तुम लोग भी देख रहे होगे, ठीक है ना। बस मेन कंफ्यूजन यहाँ आ जाता है कि जब सब्स्टिट्यूशन करो, जब दो जगह अलग अलग सब्स्टिट्यूशन जब तुम करते हो तब एक ही वेरिएबल से सब्स्टिट्यूशन मत करो, ठीक ना, उससे कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैंने यहाँ पे टी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया ना, अगर यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब तुमने निकाल लिया, जब तुम वापस से जब तुम उसका सोल्यूशन लिखोगे, वहां पे जब तुम अगेन जब इंटीग्रेट करोगे, फिर वहां पे अगर इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन अगर लगेगा, वहां तुम टी मत एज्यूम करना, जेड वी यू कुछ भी अदर वेरिएबल तुम एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। कुल मिला के बात मेरा वही बोलने का है, ठीक है। और लास्ट में तो सब अपने अपने जो क्या बोलते वेरिएबल्स है वो
जो तुमने सब्स्टिट्यूट किए वो सब लौटा दो, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई में मेरे को पूछा है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, तो टी में तो नहीं चाहिए, तो टी को वापस वैल्यू जो है वो दे दो, ठीक है। नाउ अगेन ये भी होमवर्क लोगे क्या? होमवर्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जे मेंस 2014 में ही आया, ठीक है, इसको भी तुम होमवर्क एज अ होमवर्क ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है, देख लो ऑप्शन बी आएगा, तुम करो। अगर तुम्हारा मैच होता है, अगर तुम्हारा मैच हो जाता है आंसर, तो कमेंट में लिखो मैच्ड, ठीक है। आंसर इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, बी ही आएगा, ठीक है। कमेंट में करो, कमेंट में लिखो मैच्ड, ठीक है। अगर मैच होता तो मैच लिखो, अगर तब भी नहीं होता तो खुद एफर्ट मारो। देखो सबसे पहले तुमको सोल्यूशन नहीं देखना, अगर किसी का भी बाई चांस नहीं आता, थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक अगर होता है, तो सबसे पहले तुम देखो जो जो नोट्स में मैंने स्टेप्स बताया उसको सबसे पहले तुम आसानी से रिवाइज करो, देखो कहाँ मैंने मिस्टेक किया, कहाँ सिली मिस्टेक हो गया, फिर वापस से इस क्वेश्चन में आओ, डेफिनेटली यू विल गेट दिस आंसर, क्योंकि बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना, बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। बर्नौलीज ही है, ठीक है ना, बर्नौलीज ही है, बर्नौलीज इक्वेशन ही है ये, ठीक है ना, नो इशू। इसको सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, फिर देन अगेन जैसे सॉल्व करते हैं वो सॉल्व कर लो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते, ये वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, ठीक है, देख लो। जे 2010 में ये भी आया था, ठीक, जे 2010 में आया था ये वाला चीज। मुझे एक काम करो, रुको, इसको होमवर्क मत लो, इसको होमवर्क ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक मेन चीज़ है, मैं तुमको बताऊंगा। इसको एज अ होमवर्क तुम ट्राई कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको होमवर्क ले लो, जो होमवर्क मैंने दिया उसको होमवर्क मत लो, उसको मैं अभी वहाँ पे डिस्कस करता हूँ वो चीज़, ठीक है। विजिबल है, क्लियर? ओके, इसको होमवर्क ले लो, ठीक है। ये क्या, ये भी बर्नौलीज ही है, बर्नौलीज इक्वेशन ही है। इसको सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करो, उसके बाद सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। इसको होमवर्क ले लो, इसको होमवर्क मत लो, इसको मैं अभी बताता हूँ कैसे करना, देखो इसको होमवर्क मत लो। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस x स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0 इज, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक काम करते, पहले यहाँ पे dy अपॉन dx निकाल कर देखते, वो अपने को यहाँ से क्या मिल रहा है, x प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बराबर माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ से आ गया अपने पास माइनस वाई, ठीक है। अब क्या ये कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या अपने पास, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, जो कि हमारा स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे अपने को कुछ फ़ायदा नज़र आ रहा क्या यहाँ पे, क्योंकि मेरे को इस फॉर्म में तो लेके के आना ही पड़ेगा समहाउ। तो क्या मैं इसका उपयोग करके इस स्टैंडर्ड फॉर्म का शक्ल देखो, और यहाँ पे मैं कुछ ऐसा मैनिपुलेशन करूँ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मेरे को ये वाली जो चीज़ है वो दिखना स्टार्ट हो जाए, तो क्या मैं ऐसे कुछ चीज़ कर सकता हूँ क्या, मेरे को तो नहीं लग रहा। तो अब क्या भैया, अब ऑल्टरनेट फॉर्म काम आएगा। अच्छा देखो, हमेशा जब भी डी वाई अपॉन डी एक्स जब भी दिखे ना, डी वाई अपॉन डी एक्स में मतलब
स्टैंडर्ड फॉर्म तो काम नहीं आ रहा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो हमेशा ऑल्टरनेट फॉर्म पे तुम जंप करो, ऑल्टरनेट फॉर्म पे तुम जंप करो, उसके बाद फिर तुम देखो। अगर मैं यहाँ पे dx अपॉन dy अगर मैं निकालता हूँ, dx अपॉन dy, यहाँ से अपने को कितना मिल रहा है, x प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में माइनस वाई, यहाँ से मिल रहा है dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में माइनस वाई, मतलब वाई वाई कैंसिल हो गया। इसका मतलब dx अपॉन dy बराबर माइनस एक्स बाई वाई माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से तो अपने को मिल रहा है क्या, dx अपॉन dy प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब dx अपॉन dy p ऑफ एक्स वाई था ना, p ऑफ y e एक्स वाई इज इक्वल टू q ऑफ y। अब ऐसा शक्ल वाला चीज यहाँ पे मैं यहाँ पे दिख रहा है क्या, देखो dx, देखो पहले तो ये था dy अपॉन डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे dx अपॉन डी वाई प्लस पी ऑफ वाई एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ वाई है। अच्छा देखो तो dx अपॉन डी वाई प्लस एक्स बाई वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्यू ऑफ वाई ठीक है। देखो इसका मतलब क्या, dx अपॉन डी वाई प्लस पी ऑफ वाई मतलब 1 बाई वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा तो यहाँ पे जो अपने को मिला ना, वो मिला ये, देखो अपने को जो यहाँ पे मिल रहा फाइनली वो मिल रहा है ये, लेकिन अभी भी ये आधा अधूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है नहीं, सबसे पहले बात, क्योंकि dx अपॉन डी वाई प्लस पी ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ वाई आना चाहिए, ठीक है ना, q एज अ फंक्शन ऑफ y आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो भाई x का कुछ फंक्शन आ गया ना, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ओ मतलब ये तो गलत है। अगर देखो मैं तो कल भी बोला था कि जो q ऑफ x है वो q एज अ फंक्शन ऑफ, जैसे कि यहाँ पे q ऑफ y है, तो यहाँ पे q एज अ फंक्शन ऑफ y हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि y इक्वल्स टू के यहाँ पे इसके इस फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे इक्वल्स टू y होता, तब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता अल्टरनेट वाला। अच्छा तो यहाँ पे अगर y होता तब हो जाता, y का पावर 0 भी अगर होता तब भी हो जाता, क्योंकि y का पावर 0 तो है ना, y वाला टर्म तो है, छुपा है, दिख नहीं रहा, वो अलग बात है, लेकिन कोई भी x का टर्म हम लोग सहन नहीं करेंगे। भाई x का टर्म तुमने कैसे लिख दिया, यहाँ पे स्ट्रिक्टली मना है ना, q ऑफ y बोला, तो तुम यहाँ पे x का तो कोई भी टर्म यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं है, तो एक्स स्क्वायर को तो हटाओ। इसका मतलब क्या, टेक्निकली एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा तुमको। तो एक्स स्क्वायर को अगर कैसे हटाएंगे हम लोग, बताओ, एक्स स्क्वायर को हम लोग कैसे हटाएंगे, डिवाइड करके ना। देखो dx अपॉन डी वाई प्लस 1 बाई वाई एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। देखो तो यहाँ पे कितना आ गया, एक्स माइनस टू डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है ना, मतलब इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब 1 बाई एक्स वाई, 1 बाई एक्स वाई, ठीक है, 1 बाई एक्स वाई मतलब 1 बाई एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे दिख रहा ना क्या, देखो 1 अपॉन एक्स वाई, जो 1 अपॉन एक्स वाई और यहाँ पे दिख रहा है कितना, -1, तो 1 अपॉन एक्स वाई को अगर मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, देखो x का पावर -2 dx अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन एक्स वाई। 1 अपॉन एक्स वाई को मैं यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना मेरे भाई, x का पावर -1 अपॉन वाई इक्वल्स टू -1। अब ये इस टाइप में आ गया, देख x का पावर -2 dx अपॉन डी वाई
प्लस अरे यार x का पावर -2 dy अपॉन डी एक्स प्लस x का पावर -1 अपॉन में y है ना, इसका मतलब क्या, इसका मतलब x का पावर -1 इंटू 1/y। ये चमका क्या, मैंने यहाँ पे क्या किया, हमें चमक रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, x का पावर -1 इंटू 1/y इज इक्वल टू -1। अब समझ में आया, यहाँ पे तो dx अपॉन dy लिख दें, सॉरी dx अपॉन dy dx अपॉन dy प्लस x का पावर -1 इंटू 1/y। समझ में आया वो क्या हुआ वहां पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ठीक है। तो अब देखो, अब जो ये py है ना, py ये क्या है, ये तो p ऑफ y है ना। अब p ऑफ y के टर्म को x का पावर -1 को अब तुम यहाँ पे t ले लो, अब तुम यहाँ पे t ले लो। अब आगे प्रोसीड कर दो जैसे जैसे तुमको करना है, समझ में आया, आगे अब वैसे ही प्रोसीड कर लो जैसे अब तुमको यहाँ पे करना है, ठीक है। समझ में आया ना, क्लियर है। x का पावर -1 को अब t ले लो, अब आगे प्रोसीड करो जैसे मैंने तुमको भी बताया। मेन यहाँ पे फंडा था कि यहाँ पे तुमको ये बताऊं कि यहाँ पे dy अपॉन dx निकालने से मेरा कुछ फायदा नहीं था, dx अपॉन dy से अपने को यहाँ पे फायदा था, ठीक है ना। यही बस तुमको ध्यान में रखना है, बाकी अब तुम आगे कर लोगे, आगे कर लेना, तो ये ऑप्शन बी मैच हो जाएगा। ये अब तुम ये भी होमवर्क ले लो, ठीक है ना। मतलब यहाँ तक तो तुमको तो यहाँ पे तो पहुँचा दिया, आगे से तुम अब कर लो, ठीक है। तो ये तो होमवर्क ले लो इसको, और एक होमवर्क तो तुमको मिला था वो भी ले लो। अब आ जाते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, ठीक है। यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा कि दिख रहा, पता नहीं, हाँ दिख रहा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स में मतलब टॉपिक क्या है ना, देखो इतने सारे जो डिफरेंशियल्स, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, ये सब तो याद करना सारा का सारा वो तो इम्पॉसिबल है। ये सब याद करना तो यहाँ पे पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो इतना सारा जो दे रखा है अपने को 12 एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स, वो सब तो याद करना पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पे जो मेन जैसे है ना, जैसे मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ रेड पेन से, जैसे कि इसका याद रखो इन द सेंस कि इसका डिफरेंशिएशन डी ऑफ एक्स वाई का ये आता है, ठीक है। इसका याद रख लो और इसका याद रख लो। डी ऑफ एक्स बाय वाई का डिफरेंशिएशन ये आता है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, ये याद रखो। और तुम ये याद रख लो और ये याद रख लो, देखना कि नहीं, ये याद रख लो। मतलब याद तो तुमको सभी करना है, मतलब ये सब मोस्ट फ्रिक्वेंटली हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि याद तो तुमको सभी होना चाहिए। अगेन अगर किसी को याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको डिफ्रेंशिएट करके ये देख लो ना, इसको डिफ्रेंशिएट करके ये देख लो तो ये आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करके ये देख लो, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो तो ये आ जाएगा, सिंपल। ऐसे करके तुम देख सकते हो। तो ये सब एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स है, ठीक है। अगर जिसको याद नहीं हो रहा तो वो आराम से जो तीन जो मेथड मैंने बताया, सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड हो गया, फिर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर लास्ट में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैंने बताया उसको आप लोग अप्लाई करना। उससे फिर आपका जो ये सब जो अगर क्वेश्चन में बनता है, ठीक है, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फिर जिसको अगर याद नहीं हो रहा, नो इशू, तो आप फिर वो कर लेना। लेकिन जिसको अगर याद है तो वो आपसे जल्दी कर देगा ना, वो मेन फंडा हो जाता है यहाँ पे, ओके। तो इसका तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते एक एग्जांपल इसके ऊपर करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल इसके ऊपर ये करते हैं, देखो जैसे कि ये एक डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल के ऊपर एग्जांपल, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस
माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दे रखा है। अब देखो, अब यहाँ पे तुम पोलर कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट्स मैंने बताया था, ठीक है, कि यहाँ पे देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई का जगह तुम यहाँ पे अब तुम पुट कर दो आर डी आर, और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का जगह तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो आर स्क्वायर डी थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जगह तुम आर स्क्वायर यहाँ पुट कर सकते हो, आर स्क्वायर कट गया तो आर डी आर बराबर आ गया डी थीटा। अब बहुत सारे इंटीग्रेट कर लो, ठीक है, बहुत सारे इंटीग्रेट कर लो, अब जो आंसर आएगा आएगा, सिंपल, ठीक है ना। यहाँ पे देखो पहला मेथड तो ये है कि तुम पोलर कोऑर्डिनेट्स लगा लो, अगर जिसको याद है, ठीक है, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर्म देख लो, मैंने इस पर भी बहुत अच्छी वीडियो बना के, ठीक है ना, पूरे डेरिवेशन के साथ मैंने यहाँ पे बताया पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में क्या होता नहीं होता, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स का फॉर्म आप याद रखो, ठीक है ना। वहाँ पे बेसिकली क्या बोलते हैं आपका सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स है सबसे पहला, ठीक है ना, सर्कुलर है, फिर एक है हाइपरबोलिक पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक है सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। पहला मेथड तो ये हुआ। दूसरा मेथड ये हो सकता है ना, देखो दूसरा मेथड अब ये हो सकता है कि अब कोई बच्चा अब ये भी ऐसे भी कर सकता है कि अब वो सोचेगा उल्टा तरीका से कि किसका डिफरेंशिएशन ये मतलब कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये पूरा फंक्शन आएगा। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाओ ना, अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का, तो दिमाग लगाओ, डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन करो तो मेरे को एक्स डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वाई डी वाई कैसे मिलेगा? अगर मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ वाई स्क्वायर अपॉन 2 का, तो मेरे को यहाँ पे पट से वाई डी वाई मिल जाएगा ना, है ना। तो बैक थिंकिंग मतलब रिवर्स साइड से वो सोच सकता है कि अच्छा ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो मेरे को ये वाला मिल जाएगा। अच्छा, तो वो दिमाग लगाते कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स डी एक्स मेरे को मिल जाएगा ना। देखो 2x अपॉन 2, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, एक्स डी एक्स मिल जाएगा। यहाँ पे डी ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 2 मतलब क्या, 2y डी वाई करेंगे, यहाँ से y डी वाई मेरे को अपने को आसानी से मिल जाएगा। ये कर लो, इसका मतलब बेसिकली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 ना, बताओ ये कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। ये देखो यहाँ पे कौन से फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, डी ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स, ये दिख रहा है, डी ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दो अब तुम, डी ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स, बस आ गया ना। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन और ये डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो गया, नलीफाई कर देता है ये चला, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर। इसको भी तुम पोलर कोऑर्डिनेट से करो, आंसर विल बी अगेन द सेम। तो ये थोड़ा सा फास्ट था, ठीक है। तो ये यहाँ पे बस क्या हुआ ना, देखो यहाँ पे बस क्या हुआ कि पोलर कोऑर्डिनेट्स का फॉर्म में दिख गया, तो अब अपन ने क्या किया, पोलर कोऑर्डिनेट्स लगा दिया, ठीक है ना। एक होता है ये कौन सा कोऑर्डिनेट्स लगाया, सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक होता है सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक होता है हाइपरबोलिक पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अच्छा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, अगर जिसको समझ में नहीं आएगा वो मैं यहाँ पे आपको फिर से बता देता हूँ। देखो डी एक्स प्लस वाई डी वाई है ना, देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये जो चीज़ है वो किसका डिफरेंशिएशन लिखी हुई है। देखो डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ये कैसे, देखो अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो एक्स और वाई तो ठीक है भैया, डिफरेंशियल्स ऑफ एक्स और डिफरेंशियल्स ऑफ वाई जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया डी एक्स और डी वाई, वो अपने को जम नहीं रहा, वो मतलब क्या है समझ नहीं आ रहा। देखो सिंपल है, अगर तुम एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 को अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो ना, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा एक्स, यहाँ पे मिल जाएगा कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स, दिख रहा है, यहाँ पे मिलेगा वाई, देन y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज अगेन dy अपॉन dx,
अब इसको मैं एलसीएम ले लो ना, देखो dx यहाँ पे आ गया x dx, यहाँ पे आ गया कितना y dy, तो x dx प्लस y dy अपॉन dx, जो यही तो मिल रहा है, देखो जो यही तो मिल रहा है, ये देखो ये देखो dx x dx प्लस y dy, दिखा x dx प्लस y dy अपॉन dx आ रहा ना, x dx प्लस y dy अपॉन में dx आ रहा। अब ये जो dx आ रहा ना, अब ये जो चीज जो dx आ रहा है वो क्या है, देखो अब यही dx को मैं क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया इस तरफ, ठीक है ना, फिर इसको भी सिंप्लीफाई हुआ। समझ में आ रहा मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन ही उस हिसाब से मतलब सिंप्लीफाइड मैनर में दे रखा है, ठीक, सिंप्लीफाइड मैनर में यहाँ पे दे रखा है, बस और कुछ नहीं है। समझ में आया? इसलिए देखो इस dx को हटाने के लिए ना, देखो इस dx को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे d लिखा है। अब समझ में आया? सॉरी यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं था, जो मैंने बोला मल्टीप्लाई वो गलत बोला, मल्टीप्लाई नहीं था। देखो इस dx को हटाने के लिए जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा ना, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो एलसीएम में आया था, उसको हटाने के लिए मैंने यहाँ पे d लिखा, सिर्फ बाई dx मैंने नहीं किया, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ d लिखा है, d ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, ओके। क्योंकि देखो अगर मैं देखो x dx प्लस वाई डी वाई अपॉन में dx आ रहा है, चलो ठीक है भैया ये तो आ रहा। अगर मैं यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये है ना d अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, यही तो है ना, यही तो चीज़ है। तो ठीक है ना, तो dx और dx तो कैंसिल ही हो जाएगा आपस में ये dx और ये dx तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, तो x dx प्लस वाई डी वाई बराबर आ गया d ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। अब समझ में आया कैसे लिखा? अब तो समझ में आ गया होगा। इसलिए लिखा क्यों, dx मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसलिए डिनोमिनेटर में भी dx नहीं लिखा इन द सेंस कि आपस में तो वो एट द लास्ट कैंसल आउट हो जा रहे हैं ना एक दूसरे से, इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया खत्म। सो अब हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, ये अपना लास्ट टॉपिक है, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है। मेंस में इसका वेटेज काफ़ी कम है, ठीक है। बहुत पहले क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते थे, एज सच अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चंस इसके ऊपर ना के बराबर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे आपको इसका आइडिया होना चाहिए ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज होता क्या, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ फटाफट। देखो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, ऑर्थोगोनल मतलब क्या, नाम से क्लियर है, परपेंडिकुलर और ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ। देखो अब एक एग्जांपल समझते, देखो जैसे मान लो कि मच्छर या फिर मक्खी है, जब वो उड़ती है तब वो एक पाथ लेट से ये ट्रेस की। अब मैं बोलूँगा कि आप, ठीक है ना, ये तो मक्खी या फिर मच्छर का पाथ है, ये ऐसे 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 करके उड़ी। अब मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आपको इस पाथ को ट्रेस करना है, ध्यान सुनना, आपको इस पाथ को इस मच्छर या फिर मक्खी के पाथ को ट्रेस करना, एज सच आपको ट्रेस करना कि हर पॉइंट में आपका जो पाथ होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब कि आपको परपेंडिकुलर होकर ही आपको इस पाथ को ट्रेस करना होगा। ये जो मक्खी या फिर मच्छर का जो पाथ है उसको, तो जो आपका जो पाथ ट्रेस हुआ इन अ परपेंडिकुलर मैनर, दैट इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। समझ में आया? बस वही है क्या, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन ये बन सकता है ना कि देखो क्वेश्चन अब ये बोल सकता है कि एक फैमिली ऑफ कर्व्स दे देंगे आपको एक क्वेश्चन में, उसके आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी पूछ लेंगे। अब उसका अगर ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी पूछ लेंगे मतलब क्या, उस फैमिली ऑफ कर्व्स में, मतलब उस फैमिली ऑफ कर्व्स के आपको ऐसे कर्व्स आपको ढूंढ के लिखने पड़ेंगे जो कि
उस गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स में जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखे होंगे उसके परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर हर पॉइंट में परपेंडिकुलर होके ही आपको उस पाथ को ट्रेस करना है, हर एक पॉइंट में परपेंडिकुलर होना चाहिए। आओ अब पहले एक सॉरी अपना प्रोसीजर देख लो, मतलब कि स्टेप्स देख लो, ठीक है। स्टेप्स टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी देखो सिंपल, मैं यहाँ पे एक बात बता देता, आपने अगर पढ़ा होगा कि दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर कब होता है। अच्छा, दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको m2 निकालना है ना। m2 के लिए आप क्या करोगे, -1 अपॉन m1। समझ में आया? तो बस यही चीज है, यही आपको निकालनी है पूरी क्वेश्चन में बस। तो उससे हम लोग को आइडिया लग जाएगा ना कि वो गिवन ऑफ फैमिलीज, जो गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स है उसके अलोंग परपेंडिकुलर जो पाथ जो ट्रेस होगा, जिस पाथ का हर पॉइंट में, ईच एंड एवरी पॉइंट में वो परपेंडिकुलर होगा उस पर्टिकुलर पाथ के, उस पर्टिकुलर फैमिली ऑफ कर्व्स के, वो आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टेप है टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। ठीक है, आओ देखते हैं। यहाँ पे बोला कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0, ये कोई फैमिली ऑफ कर्व्स दे दिया विद द इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, जहाँ जो सी है वो क्या, आर्बिट्री पैरामीटर। अच्छा, इसका मतलब क्या, कोई भी एक कर्व दे देगा, फैमिली ऑफ कर्व्स दे देगा, मतलब जैसे कि y इक्वल टू mx दे दिया, या फिर y इक्वल टू mx प्लस सी दे दिया। y इक्वल टू mx दे दिया मतलब क्या, you have been given the family of straight lines which has varying slope, but the all family of straight lines will sure pass through the origin। समझ में आया? y इज इक्वल टू mx दे दिया कर्व, या फिर y स्क्वायर इक्वल टू 4x दे दिया, या फिर y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का फैमिली ऑफ कर्व्स दे देगा आपको। अच्छा, ये देने के बाद आपको फिर क्या करना, आपको ये करना है कि उस फैमिली ऑफ कर्व्स का सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना पड़ेगा, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आया? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन आप बनाओ, फिर क्या करो, फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना के जो dy अपॉन dx आएगा उसको रिप्लेस कर देना बाई माइनस dx अपॉन dy इन द इक्वेशन ऑब्टेन्ड अबव। जो स्टेप 2 में जो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसमें dy अपॉन dx को रिप्लेस कर देना है बाई माइनस dx अपॉन dy। उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आएगा नया, जो माइनस dx अपॉन dy के फॉर्म में आएगा, उसको आप सॉल्व कर लो, तो आपको उस फैमिली ऑफ कर्व्स के रेस्पेक्ट में आपको ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी मिल जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है ना, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको फटाक से। देखो सबसे पहले स्टेप हम लोग फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था, एक फैमिली ऑफ कर्व्स हम लोग को दे रखी हुई है। देखो फैमिली ऑफ कर्व्स हम लोग को दे रखी है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कौन से फैमिली ऑफ कर्व्स है, कौन सी फैमिली ऑफ कर्व्स है, सर्किल। दिख रहा है? सर्किल की इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्किल की इक्वेशन है विथ सेंटर 0,0 विथ वेरिंग रेडियस। समझ में आया क्या? विथ वेरिंग रेडियस। क्यों? ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर कैन बी एनी रेडियस, कोई भी रेडियस हो सकता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कोई भी दुनिया का कोई भी कांस्टेंट है, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, दैट इज ए। कोई भी रैंडम आप आर का वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? बस ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर में जो सेंटर है, जो सर्किल बनेगा, उसका सेंटर क्या होना चाहिए, हमेशा 0,0। वो तो दिख ही रहा है ना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, एच और के का वैल्यू क्या है, 0,0 ना, वो होना चाहिए। और जो एज है वो क्या है, कांस्टेंट है, वेरिंग कांस्टेंट्स, ठीक है, मतलब वेरिंग रेडियस आप बोल सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो अब
फर्स्ट स्टेप तो ये दे रखा फैमिली ऑफ कर्व्स, हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सर्किल्स दे रखा है। सेकेंड जो स्टेप है वो क्या था, सेकेंड स्टेप में ये अपने को करना, फर्स्ट स्टेप तो यही है खुद, फैमिली ऑफ कर्व्स दे रखा है, चलो ठीक है दे रखा। स्टेप 2 में क्या करना, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे, मैंने आपको बताया था लेक्चर में, ठीक है ना, पहले लेक्चर आप देख लेना, लेक्चर शायद 2 या 3 में होगा, शायद 2 ही में होगा, मैं यहाँ पे 2 या 3 में आप देख लेना, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि अच्छा उस जो गिवन जो आपको सोल्यूशन में, ये जो गिवन जो जनरल सोल्यूशन में कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स यहाँ पे कितने हैं मेरे भाई, यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट है डेट इज ए। तो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स उतने बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx बराबर 0, 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो x प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो एक बार हम लोग डिफरेंशिएट किया। मैंने ये भी ये सब चीज़ें मैंने बता रखी है कि जो गिवन सोल्यूशन में से जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपने पास जो आएगा उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट आपको नहीं लाना है, अगर आता है तब आपको हटाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन जनरल सोल्यूशन। सर मैं अरे वो याद है ना कि मैंने जो बोला था कि रिमूव एन आर्बिट्री कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ n+1 ऑब्टेन्ड इक्वेशंस, ठीक है ना, तब आपको n डिग्री का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा। वो सब बातें तो हम लोगों ने कर रखी है, फिर उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है ना, जिसको स्टेप 2 में अगर दिक्कत है वो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का आप प्लेलिस्ट में जाओ, ओके, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, शायद लेक्चर 2 या फिर लेक्चर 3 में मैंने समझाया था फॉर्मेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, आप जाओ थंबनेल में, वहाँ पे सब डिटेल में दे रखा, ठीक है। चलो यहाँ तक तो आया। अब यहाँ से dy अपॉन dx कितना आ गया अपने पास, -x, इसका मतलब dy अपॉन dx कितना आ गया, -x/y, ये दिखा क्या, -x/y आ रहा है अपने पास। तो यहाँ तक हो गया ना कि dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस ऑफ x/y, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ से अपने पास जो सेकंड स्टेप है वो था, देखो थर्ड स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप तो हो गया, थर्ड स्टेप ये था कि रिप्लेस करना है dy अपॉन dx को माइनस ऑफ dx अपॉन dy के साथ। तो आओ अब यहाँ पे रिप्लेस कर दो, देखो यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, देखो dy अपॉन dx को यहाँ पे रिप्लेस कर दो -1 अपॉन dy अपॉन dx, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, -dx अपॉन dy, जो कि -x/y के बराबर है, समझ में आया। dy अपॉन dx को -1 अपॉन dy अपॉन dx कर दिए, तो -dx अपॉन dy इज इक्वल टू -x/y के बराबर आ गया ये। तो माइनस ऑफ dx/dy हो गया -x/y के बराबर, माइनस कैंसिल, तो y dx इक्वल टू x dy आ गया। तो dx अपॉन x, अब वेरिएबल सेपरेबल लगा लो, यहाँ पे dy अपॉन y इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे ln mod x बराबर ln mod y प्लस c, तो ln mod x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, माइनस ऑफ ln mod y बराबर c, तो ln ऑफ मॉड के अंदर x/y, ln ने माइनस ln भी, ln ऑफ a बाई बी, मॉडुलस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मॉड को मॉड डिस्ट्रीब्यूटिव होता है इन एडिशन सब्ट्रैक्शन बोल रहे हैं, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है। तो x/y इज इक्वल टू प्लस माइनस e का पावर c, तो x/y इज इक्वल टू, देखो x/y इज इक्वल टू प्लस माइनस e का पावर c हो गया, तो प्लस माइनस e का पावर c क्या हो गया, c, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया cy इज इक्वल टू x, यहाँ से मिल गया y इज इक्वल टू x अपॉन c, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन c, है ना। 1 अपॉन c क्या होता है, इज अनदर कांस्टेंट, ठीक है ना। लेट से उस अनदर कांस्टेंट को मैं नाम दे देता हूँ m, तो यहाँ पे क्या मिल गया, दिख रहा है 1/c को जब मैंने यहाँ पे
m यहाँ पे नाम दीजिए, तो y इज इक्वल टू एम एक्स मिल गया ना, y इज इक्वल टू एम एक्स मिल गया, जो कि स्ट्रेट लाइंस का फैमिली को रिप्रेजेंट करता, विच हैज बीन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन विथ वेरिंग स्लोप्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स। तो y इज इक्वल टू एम एक्स क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर है टू दिस सर्किल, टू दिस ऑल द फैमिली ऑफ सर्किल्स, ठीक है, और हर पॉइंट में क्या है, परपेंडिकुलर। देखो मतलब कुछ ऐसा है, इसके मान लो कि ये हो गया कोऑर्डिनेट प्लेन अपना, ठीक, अब यहाँ से सर्किल्स है, ओके, सर्किल्स तो है बट जिसका जो ओरिजिन है, जो सेंटर जो है वो तो ओरिजिन पर ही है, और इसका रेडियस अलग अलग हो सकता है, और हम लोग जो कर्व आया है वो आया है y इज इक्वल टू एम एक्स। वाई इज इक्वल टू एम एक्स, क्या एम एक्स क्या है, m तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स ऐसे फैमिली ऑफ लाइंस को दर्शाता है जो लाइंस क्या हो, ओरिजिन से पास हो, तो विथ वेरिंग स्लोप, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स मेरा ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन होगा वो ओरिजिन से ही पास होगा, देखो ओरिजिन से ही पास होगा ऐसे करके, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब जो फैमिली ऑफ जो स्ट्रेट लाइन है वो हर पॉइंट में दिख रहा, हर पॉइंट में ये जो फैमिली ऑफ सर्किल्स है उनका परपेंडिकुलर है, क्या है, उनका परपेंडिकुलर है, तो यही तो है ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज, मतलब दो फैमिली ऑफ कर्व्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है टू ईच एंड एवरी पॉइंट, हर पॉइंट में परपेंडिकुलर है, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर दिख रहा है, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, दिख रहा, हर पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। अब एक होमवर्क है वो आप लोग घर में कर लीजिएगा, ठीक है, ये हटाओ, ये होमवर्क है, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो, ये आपसे बन जाएगा। अब यहाँ पे एक मैं लॉजिक बता देता हूँ इसका, dy अपॉन डी को माइनस ऑफ dx अपॉन y पे क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि देखो m1 इंटू m2, देखो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है ना, इसका मतलब क्या, ये पहले ऐसे मान लो कि ये जो m1 है वो उन सारे स्लोप्स का वैल्यू है, जो ये जो कर्व्स गिवन है ना उन सारे स्लोप्स का वैल्यू है m1 और m2 मेरे को चाहिए। इसका मतलब क्या, ये m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये तब आता है जब परपेंडिकुलर के केस में हम लोग का जब दो स्ट्रेट लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर हो, उसके वजह से m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आता है। तो m1 मेरे को गिवन है, तो m1 को मैं लिख सकता हूँ -1 अपॉन m2। m1 क्या है, पहला स्लोप, ये क्या है, dy अपॉन dx तो स्लोप ही है ना, स्लोप ऑफ द कर्व्स, तो dy अपॉन dx बराबर -1 अपॉन m2, ठीक है, -1 अपॉन m2, नहीं सॉरी m2 इज इक्वल टू m1, m2 इज इक्वल टू m1 ना, तो m2 देखो, तो m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1 क्या दिया हुआ है, dy अपॉन dx, तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस dx अपॉन dy मेरे को चाहिए, m2 चाहिए माइनस dx अपॉन dy, और m1 तो dy अपॉन dx तो है ही, तभी dy इंटू dx इंटू माइनस dx अपॉन dy करोगे तभी तो -1 अपने को मिलेगा, तभी तो ये कंडीशन, ये जो परपेंडिकुलर वाली जो कंडीशन है वो तभी तो सेटिस्फाई होगी। इसलिए m2 इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, तो यहाँ से आ गया कितना, -x/y। फर्दर जो कैलकुलेशन किया तो वहाँ से ये निकल के आया y इज इक्वल टू mx, क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स है, जो कि ये जो ये जो स्ट्रेट लाइन्स के जो कर्व्स है उसके ऑर्थोगोनल है हर पॉइंट पे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपका अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। बाकी आप जो जितने भी PYQs है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।